अफसोसनाक खबर के साथ समुद्री मेहमान फातिमा कत्ल केस के दो मुल्जिमान को सिविल जज चौधरी फयाज की अदालत में पेश कर दिया गया। अदालत ने मुल्जिमान को 5 दिन के रिमांड पर पुलिस के हवाले कर दिया। मुल्जिमान को सख्त सिक्योरिटी में लाया गया। ईमान फातिमा कत्ल केस दो मुल्जिमान को अदालत में पेश कर दिया गया। मुल्जिमान को सख्त सिक्योरिटी में अदालत लाया गया। मुल्जिमान को बख्शी खाना में रखा गया। मुल्जिमान में मुनीब और हसीब शामिल हैं। सिविल जज चौधरी फयाज ने समाअत की। मुल्जिमान 5 दिन के रिमांड पर पुलिस के हवाले कर दिए गए। आपको बताते चले, अफसोसनाक खबर के हवाले से समुद्री मेहमान फातिमा कत्ल केस के दो मुल्जिमान को सिविल जज चौधरी फयाज की अदालत में पेश कर दिया गया। अदालत ने मुल्जिमान को 5 दिन के रिमांड पर पुलिस के हवाले कर दिया। मुल्जिमान को सख्त सिक्योरिटी में लाया गया। दो मुल्जिमान को अदालत में पेश किया गया। मुल्जिमान को सख्त सिक्योरिटी में अदालत लाया गया। मुल्जिमान में मुनीब और हसीब शामिल। सिविल जज चौधरी फयाज ने समाअत की। मुल्जिमान 5 दिन के रिमांड पर पुलिस के हवाले कर दिए गए। आपको बता रहे हैं, समुद्री से ईमान फातिमा कत्ल केस के हवाले से दो मुल्जिमान को अदालत में पेश कर दिया गया। मुल्जिमान को सख्त सिक्योरिटी में अदालत लाया गया। मुल्जिमान को बख्शी खाना में रखा गया। मुल्जिमान में मुनीब और हसीब शामिल हैं। इसी हवाले से मजीद तफसीलात जान लेते हैं वकास जमील से। जी वकास, बताइएगा केस के हवाले से। बिल्कुल जी, गुज़िश्ता रोज ये एक इंतहाई अफसोसनाक और दिलफ्राश वाक़या जो समुद्री में पेश आया था कि 10 साल ईमान फातिमा को मुबैना तौर पर अगवा और ज्यादती के बाद जो है वो कत्ल कर दिया गया था। पुलिस ने दो मुल्ज़मान को जो है वो गिरफ्तार कर लिया है, जिसमें मुनीब और हसीब जो है वो शामिल हैं। आज तक सिक्योरिटी में उन्हें अदालत में जो है पेश किया गया और पुलिस की जानिब से 14 रोज का जिस्मानी रिमांड जो है वो तलब किया गया, लेकिन सिविल जज चौधरी फयाज ने 5 दिन का रिमांड जो है वो पुलिस को दिया है और 5 दिन के रिमांड के बाद मुल्जिमान को जो है वो पुलिस के हवाले कर दिया है। पुलिस का कहना है कि मजीद तफ्तीश और DNA एनालिसिस के लिए मुल्जिमान का जिस्मानी रिमांड जो है वो जरूरी था, जिसके बाद जज ने जो है वो पुलिस को जिस्मानी रिमांड 5 रोज का जो है दिया है और पुलिस के साथ जो है मुल्जिमान को रवाना जो है कर दिया गया है। ईमान फातिमा कत्ल केस के हवाले से वकास अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। सीपीओ फैसलाबाद खालिद महमूद हमदानी की पुलिस लाइंस में प्रेस कॉन्फ्रेंस। 10 साल बच्ची को कत्ल करने वाला मुलजिम चंद घंटों में गिरफ्तार कर लिया। सीपीओ खालिद महमूद हमदानी का कहना था, बच्ची के अगवा व कत्ल का मामला बहुत अफसोसनाक था। मुलजिम मुनीब ने दौरान हिरासत बच्ची को कत्ल करने का एतराफ किया। मुलजिम को सजा दिलवाने के लिए मजबूत केस तैयार किया जाएगा। जो केसेस मिसिंग पर्संस के हैं, इनकी दोबारा फाल करेंगे। सीपीओ मजीद कहना था, बच्ची के कत्ल की तफ्तीश मेरिट और हकाइक पर करेंगे। आपको बताते चलें, अफसोसनाक वाक़े के हवाले से सीपीओ फैसलाबाद खालिद महमूद हमदानी की पुलिस लाइंस में प्रेस कॉन्फ्रेंस। 10 साल बच्ची को कत्ल करने वाला मुलजिम चंद घंटों में गिरफ्तार कर लिया गया। किलोमीटर के रेडियस में जितने भी मशकूक लोग हैं, उन सबको, बहुत सारे लोगों को हमने शक की बुनियाद पर हिरासत में लिया और सरसरी हमने उनकी तफ्तीश शुरू की। तो इस दौरान एक लड़का मुनीब, जिसकी उम्र तकरीबन 15-16 साल है, उसने इस वाक़े को तस्लीम किया कि बच्ची को वर्गला के मैं अपने घर ले गया और फिर बच्ची ने जब शोर किया तो उसको एक ब्लंट इंस्ट्रूमेंट के साथ सर में मारकर उसको कत्ल किया और फिर बॉडी को छुपाने की कोशिश की छत पे। उस वक़्त घर में उसका दूसरा भाई हसीब अहमद भी मौजूद था, उसको भी हमने गिरफ़्तार किया और दीगर जो फैमिली के मेम्बरान हैं उनको भी हिरासत में लिया गया तफ्तीश के लिए। और इट वाज वेरी ट्रेजिक इंसिडेंट, लेकिन पुलिस की बड़ी बरवक्त कार्रवाई और अच्छे तरीके से हमने SOPs के मुताबिक उसकी से ना सिर्फ ये कि पूरा केस रिजॉल्व हुआ, ट्रेस हुए मुल्ज़मान, तमाम शहादतें इकट्ठी हुई और आज हमने मुल्ज़मान को अदालत में पेश किया है और हमें वहाँ से रिमांड मिल गया है उनका और तफ्तीश को हम फिर बताते हैं आपको। महंगाई के हवाले से सर्दी की आमद के साथ ही सिलेंडर, हीटर और चूल्हे और गीजर महंगे हो गए हैं। सिलेंडर की कीमत 1000 रुपए से बढ़कर 2200 रुपए हो गई है। चूल्हा 2400 रुपए से बढ़कर 3200 रुपए का हो गया है। हीटर और गीजर की कीमत में भी इजाफा हुआ है। ताजर कहते हैं, महंगाई से कारोबार मुतासर हो रहे हैं। आपको बता रहे हैं, सर्दी की आमद के साथ ही सिलेंडर, हीटर और चूल्हे की कीमतों में इजाफा हो गया। सिलेंडर की कीमत 1000 रुपए से बढ़कर 2200 रुपए हो गई। चूल्हा 2400 से बढ़कर 3200 हो गया। मजीद इस हवाले से जान लेते हैं फजील अहमद से। जी फजील, बताइएगा।
जी बिल्कुल, सर्दी की शिद्दत में इजाफा होते ही सर्दी के अंदर इस्तेमाल होने वाली जो चीज़ें हैं वो गैस पर ख़ास तौर पर गीज़र हों, हीटर हों या फिर किचन में इस्तेमाल होने वाला चूल्हा हो, उसकी कीमतों में इजाफा हो चुका है। इस वक्त गीज़र अगर देखें तो सिर्फ 6 लीटर वाला गीज़र जो है वो 5,000 इजाफे के बाद 17,000 रुपये तक पहुँच चुका है, जबकि चूल्हा और जो हीटर हैं उनकी कीमतों में भी 6 से 800 रुपये तक इजाफा हुआ है, जिसकी वजह से ना सिर्फ आम आवाम बल्कि कारोबारी तबका भी परेशान दिखाई देता है कि दिन ब दिन बढ़ती हुई महंगाई कारोबार पर बुरे असरात मुरतब कर रही है। रेलवे रोड के जनरल सेक्रेटरी आफ्ताब भट्ट मेरे साथ मौजूद हैं। जी भट्ट साहब, बताइएगा क्या कहेंगे, सर्दी की शिद्दत में इजाफे के साथ ही ये तमाम इक्विपमेंट जो हैं वो महंगे होने शुरू हो जाते हैं। सिलेंडर जो है ये 8 किलो वाला या 4 किलो वाला वो 1200 रुपये तक 1500 तक महंगा हो चुका है, क्या कहें? देखिए जी, जो जब भी कोई सीज़न आता है किसी चीज़ का, उसमें रेट का डिफरेंट हो जाता है, क्योंकि रसद बढ़ जाती है, पीछे से माल कम हो जाता है। अभी सीज़न शुरू होने वाला है, क्योंकि सर्दी अभी तक वो जो शिद्दत है वो अभी तक नहीं आई। नवंबर गुजर चुका है, दिसंबर शुरू होने वाला है, लेकिन फिर भी इस वक्त जो हालात हैं मार्केटों के, क्योंकि गाहक नहीं है, जिस दिन गाहक बाहर निकलेगा रेट ऑटोमेटिक वो बढ़ जाएंगे। अभी तक वो गाहक बाहर आ नहीं रहा। कारोबार जो लोग जिन्होंने पिछले साल का माल खरीदा वो भी अपना बेचने में लगे हुए हैं, अभी नई परचेजिंग भी शुरू नहीं हुई, तो लिहाजा इस वजह से अभी तक रेटों में इतना डिफरेंट नहीं हुआ। अभी तक लोग पुरसकून हैं इस मामले में। जैसे ही सर्दी की शिद्दत बढ़ेगी तो फिर वो, क्योंकि वो साफ ज़ाहिर है उसमें रसद बढ़ती है, माल की आमदरफ्त हो जाती है। जी बिल्कुल, ये बात आपने सुनी, जैसे कि इनकी जानिब से यही कहा जा रहा है कि गाहक हीटर, चूल्हे और गीजर की कीमतों में इजाफा हो गया है। फजील अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। महंगा डीजल और खादें इस्तेमाल करने के बाद चिन्योट में नहरी पानी भी बंद हो गया। छोटा जमींदार शदीद परेशान, कहते हैं गंदम की बवाई के बाद गंदम को पानी की अशद जरूरत थी तो नहरी पानी बंद कर दिया गया। किसानों ने आलू, मटर और चारों की फसलों के भी शदीद मुतासर होने का खदशा जाहिर कर दिया। अब बात करेंगे बाबर मुनीर से। बाबर, बताइएगा। बिल्कुल जी, मुल्की अहम गजाई जिन्स गंदम ज़िला भर में 2,47,000 एकड़ रकबा पर काश्त की गई है। काश्त के बाद नहरी पानी जो है वो वाराबंदी के तहत बंद कर दिया गया है, जिस वजह से जो काश्तकार हैं वो परेशान है। उनका कहना है कि गंदम की बवाई हो गई थी और अब गंदम को इस वक्त पानी की अशद ज़रूरत थी, ताहम नहरी पानी बंद होने की वजह से उन्हें मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। काश्तकार भाई मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। क्या कहेंगे, नहरी पानी बंद कर दिया गया है? ये जी हर 2 महीने बाद बंद कर देंगे ने, एक हफ्ते वास्ते। असां हुण अग्गू तो रौनियां करनियां आन ते रौनी तो बाद फिर असां गंदम बीजनी आई, लेकिन ये हुण बंद हो गई। असी छोटा जिमीदार जिहड़ा ना बड़ा परेशान है। ये अगे हुण तकरीबन 1 महीने बाद पूरे महीने वास्ते बंद हो जानी है। असी ना हर लिहाज नाल जिहड़ा छोटा जिमीदार है ना इस नहरी निज़ाम वास्ते बहुत परेशान है, क्योंकि साढ़े को टूबल का कोई सहारा नहीं है, ना सोलर का सहारा है, किसी शहर का नहीं सहारा, सिर्फ नहर तो साढ़ा है। तो नहर हर महीने बाद 10 दिन 8 दिन वास्ते बंद हो जाती है। असी बड़े परेशान है छोटे जिमीदार वास्ते। कोई और फसलें भी मुतासर होंगी? जी बिल्कुल, चारा है, बरसीम, आलू, मटर, कमाद, जो जेड़ा कुछ ये देते है नहर ते निज़ाम वो सारा मुतासर होता है। पिछले दिनों वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने ऐलान किया था अरबों रुपए की सब्सिडी देंगे, ट्यूबवेल सोलर पर लगाए जाएंगे। अभी कोई ये सब्सिडी शुरू हुई है? नहीं, साढ़े को तो कोई नहीं हुई, ना कोई गल हुई है। गल्लां दी गल्लां हैं, असी बड़े छोटे जिम्मेदार परेशान है खास करके। बिल्कुल जी, काश्तकार भाइयों का कहना है कि छोटा जमींदार जो है वो महंगाई की चक्की में भी पिस गया है और दूसरी तरफ वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की जानिब से जो ऐलान किया गया था, फसलें मुतासर होने का खदशा है। बाबर बता रहे थे, बहुत शुक्रिया बाबर आपका। जिला टोबा टेकसिंग का सबसे बड़ा फॉरेस्ट पार्क तबाही के तहाने पर पहुंच गया। 2007 में घने जंगल से पार्क में तब्दील किया जाने वाला पार्क इंतजामिया की अदम तौजही के बायस दोबारा जंगल लगने लगा। बात कर लेते हैं उसामा यासीन से। उसामा, बताइएगा। बिल्कुल, मैं इस टाइम टोबा टेकसिंग ज़िला के सबसे बड़े पार्क के अंदर मौजूद हूँ, फॉरेस्ट पार्क, जो कि 2004 में इस पार्क की तामीर शुरू की गई थी महकमा जंगलात की जानिब से। 2007 में इसको मुकम्मल तौर पर शहरियों के लिए खोल दिया गया था। अगर इसके रकबे की बात कर ली जाए तो 55 एकड़ पर ये मुहित है। टोटल रकबा इसका जो ग्रासी लान है वो 25 एकड़ पर मुहित है। इस पार्क में झील भी बनाई गई थी इंतज़ामिया की जानिब से और बच्चों के लिए कश्ती
निगरानी भी अंदर छोड़ी गई थी। बच्चों के स्कूल के ट्रिप भी आया करते थे, यहाँ पर रौनकें हुआ करती थी और शहरी जो हैं इस पार्क में इंजॉय करते थे, बच्चों के लिए झूले लगाए गए थे। लेकिन टाइम गुजरने के साथ साथ इस पार्क में जो झील बनाई गई थी वो जंगल से झील में तब्दील किया गया था, लेकिन वक्त के साथ साथ इंतजामिया की अदम तोजाही के बायस और जो दोबारा से झील है वो जंगल में तब्दील हो चुकी है। अगर इसके ग्रासी लॉन की बात कर ली जाए, मेरा कैमरामैन उसामा महमूद अगर आपको मेरे अकब में दिखा सके, इसके ग्रासी लॉन में तकरीबन 1.5 फीट की इसकी जो घास है वो हो चुकी है। कभी भी ऐसा लगता है कि कटाई इनकी की ही नहीं की। जो बच्चों के लिए झूले लगाए गए थे वो बिल्कुल खस्ता हाली का शिकार हैं, टूट फूट का शिकार हैं और शहरी अब यहाँ पर आने से घबराते हैं, खौफ खाते हैं। इसकी हालत देखकर दोबारा से जंगल में तब्दील होना शुरू हो गया। फॉरेस्ट पार्क इसका नाम था। इसी वाले से मेरे साथ शहरी भी मौजूद है, उनसे बात करने की कोशिश कर लेते। सर बताइएगा, पार्क की हालत बिल्कुल जार हो चुकी है, क्या कहना चाहेंगे इस हवाले से? जी अस्सलाम वालेकुम सर, ये बिल्कुल बात ठीक है। हम भी ना कुछ अरसे के बाद आए हैं इधर, तो पहले इसकी हालत ठीक थी, बहुत अच्छी थी। लोग आते थे, हम देखते थे को बहुत ज़्यादा स्कूल के ट्रिप वगैरह लोग आते थे अपना छुट्टी गुजारने के लिए। जुमे वाले दिन बहुत ज़्यादा लोग होते थे, संडे वाले दिन। लेकिन ये वाकई ना उजड़ सा गया। ये देखो ना, ये घास भी नहीं कोई काट रहा, झूलों का हाल देख लो, टूटे फूटे हैं, कोई बेंच ठीक नहीं है, ठीक है, कोई देखने वाले। पहले तो उधर इंतज़ामिया का कोई बंदा बैठा था, वो भी आज नहीं है, कोई भी नहीं है। हमने देखा है काफ़ी, ये मेरा कज़न है, मैंने उसे कहा कि चलो आज हम ना इधर कुछ थोड़ी देर गुजार के आते हैं, लेकिन कुछ भी नहीं है इधर। वो भी कह रहा है इसका क्या हाल हो गया। ये भी इधर से ही गए हैं, लेकिन जब हम छोड़ के गए थे बहुत अच्छा था, लेकिन ये ना इसका इंतज़ामिया और इसके ऊपर। उसामा शुक्रिया आपका। गैर फाल 173 दही मराकज़ माल में से 113 को फाल कर दिया गया है। एडिशनल डेप्यूटी कमिश्नर रेवेन्यू मुदस्सिर अहमद शाह कहते हैं, दही इलाकों में रिहाइश पजीर अफराद के मसाइल के हल के लिए पटवारियों को दही मराकज़ माल का इजाफी चार्ज भी दे दिया गया है। वकास बेग हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे मजीद जान लेते हैं। जी वकास। बिल्कुल, दही इलाकों के रिहायशियों के लिए बनाए गए दही मराकज़ माल, जहां से वो अपनी जायदाद के हवाले से फ़र्द और दीगर सहूलियात जो है वो हासिल कर सकते थे, उनमें से मुतअद्दिद जो है बंद होने की शिकायत जो है वो मौसूल हुई थी, जिसके बाद डिप्टी कमिश्नर फैसलाबाद की जानिब से भी हिदायत जारी की गई थी। ADCR मुदस्सिर अहमद शाह ने न सिर्फ इस तमाम तर मामले को खुद देखा, बल्कि 50% से ज़ायद दही मराकज़ माल जो हैं उनको मुकम्मल फंक्शनल कर दिया गया है। बाकी रहने वाले कब तक फंक्शनल होंगे ये भी जानते हैं। सर ये बताइएगा कि दही मराकज़ माल देहाती आबादी में रहने वाले वो शहरी जिन्हें दूर दराज शहर का सफ़र करना पड़ता था किसी भी सहूलत के हसूल के लिए, अब उनके लिए कब तक ये आसानियाँ जो है वो मुकम्मल हो सकेंगी? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसे आपने कहा कि ये दही मरकज़ माल जो है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट इनिशिएटिव था बोर्ड ऑफ रेवेन्यू का। इसका मकसद ये था कि डोर स्टेप पे लोगों को डिजिटाइज रिकॉर्ड की तरफ उनकी एसेस जो है ना बेहतर हो, और उनको अपनी फरदात जो हैं बराए रिकॉर्ड, बराए बैज, जिस तरह से भी हैं वो फैसिलिटी एट द डोर स्टेप मुहैया हो। लेकिन उसमें कुछ इश्यूज़ हमारे इस तरह से थे कि सबसे अहम जो था हमारी शॉर्टेज थी HR की। लेकिन आपको पता है कि अब हर तहसील में पटवारियों की भर्तियाँ मुकम्मल हो गई थी, और वो पटवारी जो है ना कंप्यूटर लिटरेट पटवारी हैं, और उनकी ट्रेनिंग का प्रोसेस चल रहा है। तो जब तक ट्रेनिंग मुकम्मल नहीं होती तब तक थोड़ा सा इशू हमें रहेगा, इन द सेंस कि हमने जो एग्जिस्टिंग पटवारी थे हमारे, उनको एडिशनल चार्ज दिए हुए थे काफ़ी सारे DMM के। तो वो आई होप कि कुछ मंथ्स में इंशाल्लाह वो फुली फंक्शनल इसलिए हो सकते हैं कि हमारे पटवारी प्रॉपरली फील्ड में आ जाएंगे। इसी तरह कुछ जगहों पे कोई अगर इक्विपमेंट का इशू है तो वो हमने टेकअप कर लिया है PDMA के साथ। छोटे मोटे इशूज़ जो हैं तो ACs को टारगेट ये दिया गया है कि वो पर्सनली विजिट करके इनको फंक्शनल कराएं, और ताकि लोगों को जो है ना जो मकसद है DMM एस्टेब्लिश करने का वो हम पूरा कर सकें। अच्छा सर ये भी बताइएगा कि अभी अगर बात की जाए फैसलाबाद डिस्ट्रिक्ट की, तो मुख्तलिफ तहसीलों के अंदर 60 से ज़ायद DMM जो है वो ताहाल गैर फाल हैं, तो वहाँ के रिहायशियों को किन मुश्किलात का सामना करना पड़ता है? बहुत दूर दराज या तो शहर का सफ़र करना पड़ता है या पटवारी के किसी दूसरे ऑफिस का? अच्छा, इसमें हमने एक चीज़ इसलिए थोड़ा सा इसको स्ट्रीमलाइन करने की कोशिश ये की है कि एक पटवारी अगर फॉर एग्जांपल इसके पास 3 DMM का चार्ज है तो अपना शेड्यूल इशू करे, 2 दिन एक जगह बैठे, 2 दिन दूसरी जगह, फिर इसी तरह से उसको चेंज करे अपने शेड्यूल को। तो वो एक चीज़ इंश्योर करा रहे हैं, उससे ये बेहतर हो जाएगा काफ़ी। लेकिन अगर तब तक ये मुश्किलात लोगों को आती हैं तो मैं ये सजेस्ट करूँगा आपके चैनल के तवस्सुत से कि एडजॉइनिंग DMM पे वो अपनी सर्विसेज जो है ना। बहुत शुक्रिया वकास तफसीलात के लिए। दूसरी जानिब फैसलाबाद बोस्टल जेल की तामीर नौ के लिए 4 करोड़ 69 लाख रुपए मंजूर। फैसलाबाद समेत सूबा भर की जेलों में कोर्ट रूम की तामीर के लिए 2 करोड़ 13 लाख रुपए मंजूर। फैसलाबाद की तमाम जेलों में PCO रूम्स, वेटिंग एरिया की मरम्मत के लिए 45 लाख मंजूर।
फैसल आबाद की जेलों में वार्ड्स की तामीर नौ के मंसूबे के लिए 2 करोड़ से ज्यादा फंड्स मंजूर। महकमा दाखिला पंजाब ने फंड्स की मंजूरी दे दी। आपको बता रहे हैं फंड्स के हवाले से फैसल आबाद बोस्टल जेल की तामीर नौ के लिए 4 करोड़ 69 लाख रुपए मंजूर। फैसल आबाद समेत सूबा भर की जेलों में कोर्ट रूम की तामीर के लिए 2 करोड़ 13 लाख रुपए मंजूर। फैसल आबाद की तमाम जेलों में पीसीओ रूम्स, वेटिंग एरिया की मरम्मत के लिए 45 लाख मंजूर। फैसल आबाद की जेलों में वार्ड्स की तामीर नौ के मंसूबे के लिए 2 करोड़ से ज्यादा फंड्स मंजूर। महकमा दाखिला पंजाब ने फंड्स की मंजूरी दे दी। आपको बताते चलें, फैसलाबाद बोस्टल जेल की तामीर नौ के लिए 4 करोड़ 69 लाख मंजूर हुए हैं। बात कर लेते हैं इमरान असलम से। इमरान, आगाह कीजिएगा। फैसलाबाद में सूबा भर की जेलों के लिए माली साल 2022 और 23 के लिए अजाफी फंड मंजूर कर लिए गए हैं। महकमा दाखिला पंजाब की जानब से फंड्स मंजूर कर लिए गए हैं। फैसलाबाद बोस्टल जेल के लिए 4 करोड़ 69 लाख के फंड्स मंजूर किए गए हैं, जबकि फैसलाबाद में सूबा भर की जेलों में कोर्ट रूम की तमीर के लिए 2 करोड़ 13 लाख के फंड जो है वो मंजूर किए गए हैं। और इसी तरह जो है वो तमाम फैसलाबाद में सूबा भर की तमाम जेलों के हवाले से जो है वहाँ पर पीसीओ रूम्स और इसके साथ साथ जो वेटिंग एरियाज़ हैं उनकी तमीर नौ का भी फैसला किया गया है। फैसलाबाद की तमाम जेलों में जो है वो पीसीओ रूम्स और वेटिंग एरिया की तमीर मरम्मत के लिए 45 लाख के फंड्स मंजूर किए गए हैं। और इसी तरह जो है वो फैसलाबाद सूबा भर की जेलों में वार्डर्स की तमीर नौ का मनसूबा शुरू किया गया था, जिसमें जो है वो महकमा बिल्डिंग फैसलाबाद ने काम सर अंजाम देना था है। तो फैसलाबाद डिस्ट्रिक्ट जेल और दीगर जेल में जो है वो वार्डर्स की तमीर नौ के लिए 2 करोड़ से ज़ायद के फंड जो है वो मंजूर कर लिए गए हैं। महकमा दाखिला पंजाब की जानब से नोटिफिकेशन भी जारी किया गया है। इन तमाम नामजद जेलों में महकमा बिल्डिंग फैसलाबाद जो है वो तमीर व मरम्मत का काम सर अंजाम देगा। फैसलाबाद बोस्टल जेल का तमीर का मनसूबा अरसा दराज से फंड्स का मुंसलिका अभी जो है वो महकमा दाखिला पंजाब की जानब से 4 करोड़ 69 लाख के फंड। बहुत शुक्रिया इमरान आपका। फैसलाबाद में स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट का अंडर 13 ओलंपिक ड्रीम टैलेंट हंट प्रोग्राम करवाने का फैसला, जिसमें डिवीजन भर के बच्चे शिरकत कर सकेंगे। ट्रायल्स 30 नवंबर से 1 अगस्त तक होंगे। बात कर लेते हैं अली रजा से। अली, बताइएगा। जी बिल्कुल, ओलंपिक्स ड्रीम अंडर 30 के जो खिलाड़ी हैं उनके लिए अच्छी खबर यह है कि डिस्ट्रिक्ट स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट की जानब से जो है वो बच्चों के ट्रायल्स लिए जाएंगे जो 30 नवंबर को होंगे और वो अपनी जो है वो सलाहियत दिखा सकेंगे। उसके बाद उनके एक बड़े जो डिवीजन लेवल पर जो है वो मुकाबले करवाए जाएंगे। मैडम साहिदा में मौजूद उनसे बात करते हैं। मैम, बहुत ही अच्छा प्रोग्राम है और बहुत ही अच्छा रहेगा कि नई नस्ल जो है जो स्टार्ट से ही जो उनको खेलों की तरफ से, तो ये ट्रायल्स का बताइएगा और कौन कौन सी गेम शामिल होंगी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिल्कुल अली, बड़ा अच्छा प्रोग्राम है, यह गवर्नमेंट का बड़ा अच्छा इनिशिएटिव है। अंडर 13 जो कि हमारा ग्रास रूट लेवल था, हमने बिल्कुल इसको इग्नोर कर दिया हुआ था कुछ सालों से। तो ये बहुत ही अच्छी खुशाइंद बात है कि ग्रास रूट लेवल से हम अपनी जो स्पोर्ट्स हैं उनको स्टार्ट कर रहे हैं। उसमें 8 इवेंट्स हैं, उनकी रजिस्ट्रेशन हमारी स्टार्ट हो चुकी है। आज और कल 2 दिन रजिस्ट्रेशन है और उसके बाद उनके ट्रायल्स हैं। अगले 2 दिन ट्रायल्स हैं, फिर हम डाटा लाहौर भेजेंगे और ट्रायल्स के लिए हमने इनको वेन्यूज़ दे दें। हमारे एथलेटिक्स हो गए ट्रायल्स टाटन ट्रैक पे, जंग रोड पे, फुटबॉल भी वहीं होगा, टेबल टेनिस हमारा अल फतेह में होगा, बैडमिंटन हमारा। अली रजा अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका।